आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 2024 आ गया है। 2023 तो चला गया, 22 भी चला गया और 20 भी चला गया और 19 भी चला गया। 19 तक हम इसलिए आप लोग को ले गए क्योंकि 19 में एएलपी की वैकेंसी आई थी और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका प्रिपरेशन तो अच्छा था, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाए और उसी का इंतजार अब तक वो कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2024 में कुछ ऐसे तरीके को आपको अपनाना है ताकि अभी अगर वैकेंसी आए या 2024 में अगर वैकेंसी आता है वो कहीं ना कहीं मिस ना हो। क्योंकि अगर वैकेंसी एक बार मिस हो जाएगा तो आप सोच सकते हो 2019 में वैकेंसी आई है, पूरे 5 ईयर्स हो गए और अब तक वैकेंसी नहीं आए हैं। अभी अब ग्रुप डी में भी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उससे जरा मिलना, जरा देखना उसका हाल क्या है। क्या अब वो आने वाले ग्रुप डी को अगर उसका आईटीआई या कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है तो रेलवे में जैसे एएलपी या असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एएलपी में आने के लिए कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री होना अति आवश्यक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए आज के समय में आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और ऐसे तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि वैकेंसी अगर आए तो हमारे हाथों से मिस ना हो। आप लोग जानते हैं, जो भी कैंडिडेट खासकर एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम है एएलपी का बढ़ा दिया गया है। स्टेज 1 में पेपर होता है, स्टेज 2 में 2 पेपर होता है, साइको होता है, देन जाकर के मेडिकल होता है। तो इन सारे स्टेप से आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना होता है। तो इन सब सारे मुद्दों पर हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से हम आप लोगों के बीच से एब्सेंट हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू लगातार वीडियो आप लोग के पास आता रहेगा और ज़्यादातर वीडियो आपको मैं वही जो डायरेक्शन देता हूँ उसी से रिलेटेड वीडियो रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2024 में कुछ ऐसा काम करो या इस तरीके से काम करो ताकि हमने बार बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपको कि आने वाली वैकेंसी को आप एक अच्छे से क्लियर कर पाओ। देखो, आप रेलवे का स्टूडेंट हो, एएससी का स्टूडेंट हो, ये कोई मतलब ही नहीं रखता है, कोई मतलब कि ये इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, कहते हैं ना सपने देखना सोए हुए और जगे हुए सपने देखने दोनों में अंतर है। सोए हुए जो सपने देखते हैं वो तो एकदम से झूठा होते हैं, वो हकीकत नहीं होते हैं। अगर आप सच में सपने देखते हैं तो वो सपने आपको सोने नहीं देते हैं और उसी सपने को साकार करने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। ठीक है ना। तो 2024 में जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। ये आपको समझना पड़ेगा। सीरियस स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं, वो आने के बाद उसका माइंडसेट है वैकेंसी आएगा तो पढ़ेंगे, है ना। एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ा कभी कभी नहीं पढ़ा, या फिर ये समझो सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, तो खैर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि उसको एग्जाम से लेना, वैकेंसी इस पोस्ट से लेना देना है नहीं, वो सिर्फ भीड़ है, उसको हम पहले ही साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, हम कुछ डाटा तैयार किए हैं उसको हम देखते हुए आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर सीरियस स्टूडेंट में दो स्टूडेंट आते हैं। सीरियस स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट आते हैं। एक वो स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ समय है पढ़ाई करने का, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं है, जैसे कोई लॉज में रहते हैं या गांव में घर में जहां भी रहते हैं उसको सिर्फ पढ़ना है ना। एक वो स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट है जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बोलूँ तो पढ़ाई के साथ साथ हो सकते हैं आप होम ट्यूशन लेते होंगे, पढ़ाई के साथ साथ हो सकते हैं आप ऐसे काम करते होंगे जिससे आपका खर्चा चलता हो। कहने का मतलब यही है, कोई न कोई आप काम जरूर कर रहे हैं, है ना। तो सीरियस स्टूडेंट ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एग्जाम निकालने के चांसेस। लेकिन वो भी स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, अगर वो एक्टिव हैं तो उसका भी एग्जाम निकलता है और वो भी पोस्ट को लेते हैं, वो भी अपने जॉब को हासिल करते हैं। ये हम अपने आंखों से देखे हैं और हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। हम भी पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाते भी थे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो स्टूडेंट मैं थर्ड कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट ये सोच कर बैठे हैं कि वैकेंसी आने पर ही हम पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। आप ये डिसाइड कर लो माइंड में, खुद को डिसाइड फैसला सुना लो कि जो अगर आपका माइंडसेट ये है कि वैकेंसी आने पर हम पढ़ेंगे, तो जो अभी से पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू लगे हुए हैं, वो किसी भी पर्व त्योहार को नहीं देख रहे हैं, कोई भी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, तो उसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो
अगर आप चाहते हैं कि एक जॉब हमें चाहिए, एक पोस्ट हमें चाहिए, तो ये माइंडसेट आपको डिलीट करना पड़ेगा, इसे आपको रिमूव करना पड़ेगा और कंटिन्यू जैसा कि कहा हमने, एक योद्धा को, अगर एक योद्धा सच्चा योद्धा बनना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे अपने एफर्ट को बढ़ाना होता है, धीरे धीरे वर्क को करना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे कि एवरेस्ट पर अचानक एक ही बार में चढ़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहले आपको धीरे धीरे पाँव हाथ को बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है, खुद को मजबूत करना होता है धीरे धीरे, तब जाकर के आप किसी ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं, है ना। कहने का मतलब आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, वरना आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप एकदम से माइंड से निकाल दो, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है किसी भी वैकेंसी का, किसी भी एग्जाम का, ठीक है ना। तो एसएससी का स्टूडेंट हो या रेलवे का स्टूडेंट हो, रेलवे में कई सारे पद हैं, आपको भी पता है। तो किसी भी पद को लेकर के, ऐसा नहीं हम सिर्फ रेलवे बारे में बोल रहे हैं, कोई भी पद हो सबके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी का स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी देखो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो सबसे पहली बात ये करना है आपको, आप दो कैटेगरी में आपको मैं बांट रहा हूँ फिर से, एक सेल्फ स्टडी, दूसरा कोचिंग। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सीरियस स्टूडेंट भी, हमेशा ऑल टाइम वो कोचिंग पर डिपेंड रहते हैं। क्लास जाते हैं, आते हैं, जो पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ते हैं, आते हैं, रिवीजन किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, सेल्फ स्टडी किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, लेकिन उसका कंटिन्यू क्लास जारी रहता है। ये हम अपने आंखों से देखे हैं, जहाँ हम रहते थे, पढ़ते थे, वहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट थे जिसका क्लास खत्म हो चुका है, फिर भी वो क्लास कंटिन्यू जारी रखा हुआ है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट के पास थोड़ा सा रिवीजन करने का समय कहीं ना कहीं कम मिलता है, और वो सटीक समय जो देना चाहिए अपने सेल्फ स्टडी पर, वो नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप कोचिंग कर रहे हो, अगर आप निश्चय स्टूडेंट हो तो कोचिंग करो, आप आराम से करो कोचिंग, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ भी आप जैसे भी कर रहे हैं आप करो। लेकिन आपको एक चीज़ वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, आप कोचिंग कर रहे हो करो, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जाते हैं कोचिंग क्लास, फिर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब सप्ताह में जा सकते हो, 10 दिन में जा सकते हो, कोई डाउट्स लेके जाओ, सर से पूछ लो, ये बेहतर है, ये ठीक है। लेकिन आप सिर्फ जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ये बेकार है, ठीक है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, क्लास कर रहे हो, क्लास करो, कोचिंग जाओ, प्रॉपर जब देखना अब मेरा आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो क्लास को स्टॉप कर देना। और जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना कि उसका जो है एक बार रूम पर रिवीजन करना अति आवश्यक है ना। रूम पर रिवीजन करना आवश्यक है, नोट्स बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब ये हो जाता है कि कोचिंग हमको दोहराकर नहीं जाना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो कोचिंग की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं दोहराकर, है ना। अगर आप ये कम नहीं कर रहे हो तो आप भटकेंगे, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, कभी फलना, कभी ढकाना। वो कहते हैं ना, 12 गुरु पकड़ोगे, गुरु तो मार्गदर्शन ठीक देंगे, लेकिन आपका माइंड 12 जगह वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप कहीं का नहीं रहेंगे। लेकिन किसी एक को पकड़ेंगे और उसके बाद को फॉलो करते हुए आप सही दिशा में काम करेंगे तो जरूर आप सक्सेस होंगे, ठीक है ना। तो आपको रिविजन करना है, नोट्स बनाना है, देन जैसे ही क्लास खत्म होता है आपको कोचिंग को फुल स्टॉप कर देना है, यानी कोचिंग बंद कर देना है। देन उसके बाद आ जाता है, अब उसी में आ गया आप सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग जो खत्म कर दिया कोचिंग, अब आइए उस पर बात करते हैं। सेल्फ स्टडी में एक बात जरूरी हो जाता है कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। कितना पढ़ना है, कौन सा बुक को, कैसे टाइम को मैनेज करें ताकि सारे सिलेबस को कवर किया जाए। देखो हमारे जो सिलेबस है टाइम, वो है टोटल 12 सिलेबस। अगर मैं इंग्लिश को इंक्लूड कर दूँ उसमें तो 13 सिलेबस टोटल आ जाता है। तो इन 13 सिलेबस को कवर भी करना है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो तो 12 सिलेबस को कवर करना होता है। और सबसे बड़ा 12 सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेज करना। तो टाइम मैनेज करने के लिए वो स्टूडेंट, सुनो सिर्फ कहने मतलब सुन रहे हो सब, ठीक है, वो स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ अभी बोल रहा हूँ जिसके पास सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है ना। सेल्फ स्टडी में वो स्टूडेंट सुनो जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो आपके पास टोटल हमने कहा अभी 12 सिलेबस है। मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, विविध है और करंट अफेयर। इतने सारे सिलेबस है ना। देखो टाइम मैनेज करने के लिए मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, टाइम मैनेज करने के लिए, अब मैं बोल दूँ तो पढ़ने का एक तरीका जो होता है हर एक स्टूडेंट का अपना अपना होता है। हर एक स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं, रात में पढ़ते हैं और फुल नाइट पढ़ते हैं और बड़े ही आराम से पढ़ते हैं, है ना। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात में सो जाते हैं, दिन में सिर्फ पढ़ते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आधा रात में पढ़ते हैं, आधा रात सोते हैं,
है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जब सटीक हो जाता है, जो भी समय अच्छा लगता है आप उस समय पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह जगने से थोड़ा एक अलग माइंड सेट होता है, एक मूड फ्रेश रहता है, और उसमें आप एक्सरसाइज सब कर लेते हैं, थोड़ा शरीर को भी फिट रखना जरूरी होता है। आप देख लो, आपको जो अच्छा लगे आप वही करो, है ना। क्योंकि पढ़ाई एक अलग अपना अपना तरीका होता है, जिसको जब याद होता है या अच्छा लगता है वैसे आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन इन 12 सिलेबस को आप अगर क्या बोलते हैं कवर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका तरीका गलत है ना। तो इस 12 सिलेबस को अगर मैं देखा जाए, अगर मैंने जो इसको डिवाइड किया है टाइम के अनुसार जो मैनेज किए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको डेली पढ़ना होता है। अगर आप इनिशियल स्टूडेंट हो या कोचिंग कर रहे हो या कोचिंग करके देन आप जो है सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन आप चालू कर दिए, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन तो होगा ही, लेकिन जब कोचिंग बंद हो जाता है तो आपके पास काफ़ी समय बचता है। इस बीच में आपको मेहनत करना जरूरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय हो जाता है ना। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी बात है मैथ। आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे, रेलवे का कोई भी पेपर दो आप, एसएससी का कोई भी पेपर दो आप, 30 मैथ पूछेगा, 25 मैथ पूछेगा, जिसमें आपको अगर 25 पूछ रहा है तो 22-23, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छा प्रिपरेशन किए हैं, जो भी लड़का इस तरह का है वो 23-22 पकड़ के मानो करते हैं। एवरेज बताया हमने 22-23 करते ही हैं। रेलवे होगा, एसएससी में भी अगर 25-30 पूछता है तो उतना करते हैं, वो 30 पूछेगा तो 27-28 पकड़ लो आप, कोई कोई तो 29-30 भी कर लेते हैं, ऐसा भी स्टूडेंट है ना। इसीलिए मैथ जो है आपको डेली पढ़ना है। फिक्स कर लो 1 घंटा मैथ डेली पढ़ना है ना। हमने क्या कहा, 1 घंटा मैथ आपको पढ़ना ही है। अगर आप मैथ का सिलेबस खत्म कर चुके हैं एक बार कोचिंग के थ्रू और एक बार रिवीजन किए, कोचिंग के साथ साथ हमने कहा क्लास में रूम में आकर के रिवीजन करना है, अगर वो साथ में कर चुके हैं तो आपका 2 बार मैथ खत्म हो चुका है। एक तो कोचिंग किया, एक आपने किया, 2 बार खत्म हो चुका। अभी आपका क्लास कंप्लीट हो चुका है, आप रूम में बैठे हो, सेल्फ स्टडी हो रही है, तो एक बार खुद अपने से फिर से उसका रिवीजन करो। 1 घंटा डेली दो मैथ में, 1 घंटा डेली देना है। और जो सवाल ऐसे कुछ है जिसको आपको पढ़ने से, जैसे मैं अगर बोलूँ ए एक काम को 15 दिन में, बी एक काम को उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ऐसे सब सवाल को आपको मुंह से ही बन जाते हैं, मतलब इस पर आपको टाइम लॉस नहीं करना है, यहाँ से आपको स्किप हो जाना है। कुछ ऐसे सवाल, इस तरह के सवाल ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, आप जब मैथ का कोई भी चैप्टर पलटाएंगे ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे जहां आपको समय ज़्यादा नहीं देना होता है। वहां पर ऐसे पढ़ते ही मुंह से उसका आंसर निकल जाता है, या आपका माइंड ये कह देता है ये तो आराम है का मामला है, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। इस तरह से 1 घंटा डेली मैथ पढ़ देंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी चैप्टर में अगर 50 या 100 या 200 सवाल हैं, समझो कि चलो 300 सवाल है, चलो परसेंटेज सबसे बड़ा टॉपिक होता है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस सबसे बड़ा टॉपिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पाया जाता है। अगर परसेंटेज में 300 सवाल है, 1 घंटा डेली देंगे तो 1 घंटा के अंदर अगर आपने कोचिंग ठीक से किया है, कोचिंग के साथ साथ रूम पे सेल्फ स्टडी किया है, पहले थोड़ा भी रिवीजन किया है, तो 1 घंटा के अंदर में न कुछ तो 60 से 70 सवाल आप देख लेंगे। 60 से 70 सवाल के बीच में ऐसे कई सवाल मिलेंगे जो आपको सिर्फ पढ़ने से उसका आंसर निकल जाता है, तो उसको स्किप कर देना है, उस पर हमारा टाइम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बाकी जो सवाल है उसको आपको देखना है, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना है। 1 घंटा जब डेली देते हैं आप, तो आपको पता चलेगा मैथ 1 महीना से ज़्यादा नहीं जाता है, 1 महीना में आपका मैथ कंप्लीट फिर से एक बार रिवीजन हो गया, है ना। इसमें से आपको करना क्या है फिर, जैसे कि हमने आज 1 घंटा मैथ को पढ़ा, है ना, आज जो भी चैप्टर को पढ़ा, जैसे परसेंटेज का बात किया हमने, परसेंटेज का अगर 1 से लेकर 70 सवाल हमने देखा, अगले दिन फिर 1 घंटा में पढ़ना है। अगले दिन जब फिर से 1 घंटा पढ़ेंगे तो उसमें आप जब देखेंगे अगले आगे 70 के बाद वाले सवाल को, तो 70 तक जो आज हमने देखा था उस पर एक बार नज़र जरूर दौड़ाना, उस सवाल पे जहां आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उस मेथड पर जरूर, उस प्रोसेस पर जरूर नज़र डालना, जिस प्रोसेस को आप बार बार भूल जा रहे हो वो प्रोसेस को जरूर अपनाना, उस मेथड को, उस तरीके को जरूर अपनाना। उसके लिए क्या करना है, जब आप दूसरे दिन उस पर फोकस करोगे, 1 से लेकर 70 तक धाधा जब नज़र मारेंगे तो आपका माइंड खुद अपने आप डिसाइड कर देगा ये हमको बार बार प्रॉब्लम डाल रहा है। उसको क्या करना है, आपको पेन से या पेंसिल से उसको सर्कल कर देना, उस नंबर को, जैसे 5 नंबर सवाल है तो 5 को सर्कल कर देना है। जब सर्कल कर देंगे तो इस तरह से कर देंगे, तो इस तरह से आप 15 दिन या 10 दिन या 15-20 दिन में जब भी चैप्टर को पलटाएंगे तो आपका नज़र डायरेक्ट जो सर्कल किया है वहाँ पड़ जाएगा।
जब जाएगा तो उसको जब पढ़ेंगे आप, फिर से आपका माइंड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप उस प्रोसेस को देखेंगे कैसे बनाए थे। अब देखो हो रहा है क्या, बार बार रिवीजन हो रहा है ना। ऐसे सवाल जो डिफिकल्ट है आपके लिए वो क्या हो रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है। बार बार जब रिवीजन होगा तो क्या होगा, वो आपके डीएनए में उतर जाएगा। डीएनए में उतर जाएगा तो स्वप्न में भी नहीं भूलेंगे, यमराज भी पूछेगा तो भी आप नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये काम जरूर करना आप। उसके बाद मैथ का एक एक सवाल आपके लिए वैसे हो जाएगा जैसे इनिशियल में वैसे सवाल थे जो 2 लाइन के सवाल थे। बड़े से बड़े लैंग्वेज जो डिफिकल्ट सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। ये काम जरूर करना आप। रीजनिंग में 30 मिनट देना दो आप, डेली 30 मिनट दो। 30 मिनट अगर डेली रीजनिंग में देते हैं तो काफ़ी, अगर मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो रीजनिंग उसके सामने में कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर है, पजल सब, सेटिंग अरेंजमेंट सब ऐसे हैं जहाँ आपको बनाना होता है, तो वो आपको तय करना है कौन सा चैप्टर हमारे लिए आसान है ना। अब कोडिंग डिकोडिंग वैसा चैप्टर नहीं है जहाँ आप बैठ के पकड़ के बैठ जाओ और बनाने बैठ जाओ, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग को हमने 30 मिनट डाला, ठीक है। नोट करते जाना, कॉपी लेके बैठो नोट करते जाओ। फिजिक्स को आप 1 घंटा पढ़ो, है ना। फिजिक्स को 1 घंटा पढ़ो। आज हमने जो पढ़ा, जो भी सिलेबस का, जो भी चैप्टर का हमने रिवाइज किया फिजिक्स का, उसके अगले दिन दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले जो आज हम पढ़े थे इस पर एक नज़र जरूर डालना। 15 मिनट 10 मिनट जब डालेंगे नज़र, तो आप हूबहू जो पढ़े थे कल, आज जो आप जो आगे पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका जो रिवीजन कर रहे हैं, इसका एक बार जब नज़र डालोगे 10 मिनट, तो आपको पता चलेगा कि हमें कितना याद है। क्योंकि जब नज़र डालते हैं तो आप 1 से 2 लाइन पढ़ते हैं ना, तो उसका सारा वो क्या कह रहे हैं सारा सार आपके माइंड में उतर जाता है। ये चीज़ होता है ना। जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका जो है, कल हमने पढ़ा था, आज हमारा रिवीजन हो गया तो माइंड में आ गया। अब इसमें से भी कुछ ऐसे बात होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके माइंड से बार बार मिस हो रहा होगा। उसको क्या करना, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। पेंसिल से अंडरलाइन जब कर दोगे तब फिर 5 दिन 6 दिन बाद जब भी इस तरह से जब पलटाओगे सिलेबस को आप पीछे, जब आपका नज़र उस पर पड़ेगा तो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। यही काम आपको हर एक सिलेबस पे, हर एक चैप्टर पे करना है ना। अब केमिस्ट्री, उसके बाद देखो केमिस्ट्री पढ़ो 45 मिनट, केमिस्ट्री 45 मिनट पढ़ो। सेम वे में जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा उसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ो। जितना आज पढ़े अगले दिन उससे आगे पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ने से पहले 10 मिनट हम जो पीछे पढ़े थे उसका एक बार रिविजन कर लिए, है ना। बायो पढ़ो 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद करंट भी पढ़ो 45 मिनट। अब करंट में दो चीज़ आ जाता है, एक ईयरली आ जाता है, वार्षिकांक आ जाता है, एक मंथली आ जाता है जो हर मंथ निकलता है ना। तो मंथली करंट अफेयर आपको महीना में लेना ही है। ईयरली एक बार ले लिया चल रहा है। ईयरली 1 से 2 प्रकाशन का ले लो, जैसे स्पीडी है, ड्यूटेरिया है, या जो भी है आप ले लो, है ना। ईयरली 1-2 प्रकाशन जरूर रखो। मंथली ले लिया कोई, ठीक है ना। मंथली को क्या करना है कि आपको उसको देख लो, उसको डिवाइड करो, उसमें कितना करंट है, कितना चैप्टर है ना। उसको ऐसा डिवाइड करो या उसको ऐसा फिक्स कर दो कि ये 1 महीना में 2 बार खत्म होना चाहिए। 2 बार खत्म होने मतलब हुआ, एक बार आपने पढ़ा, दूसरा बार में आपने उसको रिफ्रेश कर दिया, यानी कि टोटल रिवाइज हो गया। अब यही मंथली तो वार्षिकांक बन के आता है। अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, कंटिन्यू एक भी महीना मिस नहीं करेंगे, तो आप देखना यही मंथली जो वार्षिकांक बन के आता है, फिर वार्षिकांक आपके लिए इजी हो जाएगा। वार्षिकांक जैसे पढ़ेंगे आपका रिवीजन हो रहा है वहाँ पे। अभी देखो मंथली हमने पढ़ा, अब मंथली जब पढ़ते हो, जब इस तरह से आप डिवाइड कर दोगे तो ज़्यादा करंट आता है नहीं। 15 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट पढ़ोगे, काफ़ी है ना। 20 मिनट अगर दे देते हैं मंथली वाले को तो 25 मिनट अभी भी बच रहे हैं। हमने कहा करंट को 45 मिनट पढ़ना है ना। 20 मिनट हमने मंथली को डाला, 25 मिनट ईयरली को डालो, 25 मिनट ईयरली डालो। अरे 1 साल पढ़ना है, पता है 1 साल में 72 बार खत्म होगा। 25 मिनट पढ़ोगे ना, मन से, ध्यान से, लगन से, कई सारे चीज़ उसमें पढ़ डालोगे आप, है ना। इनिशियल स्टूडेंट हो, अगर आप इस तरह रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा काम करने में, शुरू में प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। लेकिन आप जब देखेंगे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना कंटिन्यू मन को बांधे रखे, उस पर कंटिन्यू काम किए, तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। फिर याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं बिल्कुल मत घबराना, सीरियस हो जाओ। ऐसे समझो कि और कैसे सब करता है, हमको भी करना है, और कैसे सब पढ़ता है, हमको भी पढ़ना है। ये माइंडसेट करके रखो। जैसे जीत पे आ जाना, किस पे आ जाना, जीत पे आ जाना, है ना। गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान्कुशः संगस्ते सुख जायते, संगः संजायते, कामः कामः क्रोधो भी जायते।
मतलब ध्यायतो विषयान् पुंसां, मतलब जिस भी विषय वस्तु का हम ध्यान करते हैं उसका हमें संग हो जाता है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ विचार हमारे माइंड में आने लगता है। जब ऐसा होता है तो हम उसको पाने की चेष्टा करते हैं, है ना, क्या करते हैं, पाने की चेष्टा करते हैं। तो ये चीज़ आपको तभी होगा जब आप उस पर कंटिन्यू काम करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तभी तो धीरे धीरे उसी के बारे में आप सोचते रहेंगे। जो आज पढ़े ना, जो आज कल पढ़े थे, आज एक बार रिवीजन कर लिए हैं, हाँ 10 दिन में फिर से एक बार रिवीजन कर लिया, 15 दिन में एक बार फिर से रिवीजन कर लिया, तभी तो वो आपके डीएनए में उतर जाएगा। फिर तो आप उसके प्रति क्या बोलते हैं, हमेशा आपका माइंड सेट ये हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि एक इंटरेस्ट जग जाता है अंदर से, है ना। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी आप जैसा कि कहा, आप पेन कॉपी लेकर के बैठना, लिखते जाना, ठीक है। अब इसको पॉलिटिकल साइंस को 30 मिनट पढ़ो डेली, वैसे पढ़ना है जैसे आज पढ़ा, जो भी पढ़ा कल अगले दिन उससे आगे पढ़ेंगे। जब आगे पढ़ेंगे, जो आज पढ़ते उस पर 10 मिनट हमने नज़र दौड़ा दिया, है ना। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा 30 मिनट, ज्योग्राफी पढ़ा 30 मिनट, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा 30 मिनट, ठीक है। विविध पढ़ा 30 मिनट, खेल भी पढ़ा 30 मिनट। टोटल अगर देखा जाए यहाँ तक हम जो टाइम जो जोड़ कर रखे हैं, हाँ 7 घंटा 15 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल, 7 घंटा 15 मिनट। तो 7 घंटा 15 मिनट डेली पढ़ना है वो स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ते हैं, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं है ना। अब इस 7 घंटा 15 मिनट को कैसे मैनेज करें, ये बड़ी बात है ना। ऐसा तो नहीं है एक बार में बैठ करके पढ़ना है, और बहुत सारे काम है, नहाना है, खाना है, नाश्ता करना है, थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, थोड़ा मोबाइल भी हाथ चला जाता है। तो इसको मैनेज कैसे करना है, 7 घंटा 15 मिनट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको, है ना। अब 3 पार्ट्स को आपको कैसे मैनेज करना है वो आप अपने तरीके से अपना लो। मैं एक तरीका देता हूं आपको। अगर आप रात में जल्दी सो जाते हैं, 9 से 10 तक सो जाते हैं आप, इस स्वाभाविक बात है कि 5 बजे आपका नींद मॉर्निंग में खुल जाएगा, 5 से 6 तक, 5 बजे तक आराम से खुल जाएगा, ठीक है ना। तो 5 बजे तक अगर आप सो के जग जाते हैं, देन अपने आप फ्रेश व्रेश हो गए आराम से, उसके बाद अपने आप काम पर लग जाना है। काम पे क्या लगना है, 6 से बैठना है पढ़ने आपको, 6 से 8 2 घंटा समय आपको, है ना। 6 से 8 2 घंटा में क्या पढ़ना है, सर्वप्रथम आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स कितना बताए थे, 45 मिनट। 45 मिनट में मंथली और ईयरली दोनों पढ़ना है। करंट अफेयर्स शुरू में इसलिए पढ़ना है, जैसे कि आप ऐसा मानो कि अखबार आपके घर पर आता होगा या पढ़ते होंगे आप, है ना। जब अखबार आप पढ़ते हैं तो अखबार का एक एक बात आपके माइंड में याद रह जाता है, क्योंकि हम उसको पढ़ाई के वजह से नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं आपको कुछ पढ़ने के लिए, आप कोई बुक दे दिए, आप पढ़ेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है, आपका थोड़ा थोड़ा माइंड इधर उधर होता है। लेकिन अखबार आपके सामने रख दिया जाता है तो वो चीज़ जो है ना, आपका बात जो है उस अखबार का, आपका बात उस अखबार का बात आपके माइंड में रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है बहुत ही एकदम 100% समझो सिक्योर हो जाता है वहाँ पे। उसी वे में वैसे ही आप मॉर्निंग में सर्वप्रथम करंट पढ़ो, मंथली प्लस ईयरली दोनों पढ़ो, है ना। जो आपको मंथली पढ़ लो, ईयरली या मंथली जो भी पढ़ो, है ना। 45 मिनट करंट से निकले, देन उसके बाद जो है आपको मैथ बना लो, 1 घंटा मैथ बना लो, जैसे हम बताएं वैसे मैथ बना लो। देन रीजनिंग बना लो आधा घंटा, है ना। मैथ और रीजनिंग डेली का ये आपको टॉनिक का काम करेगा, डेली लेना ही है ना। मैथ रीजनिंग पढ़ लिए और करंट पढ़ लिए, 3 सिलेबस को हम पढ़ लिया 8:15 तक। देन इसके बाद उठ जाओ, फ्रेश व्रेश हो, नाश्ता वास्ता करो आराम से, उसके बाद बैठो 9 बजे पढ़ना। 9 से 12 फिर हमने इसको डिवाइड किया, 9 से 12 3 घंटा फिर पढ़ना है आपको। 9 से 12 3 घंटा में क्या क्या पढ़ना है, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है 45 मिनट, बायो पढ़ना है 45 मिनट, है ना। इसमें आपका आधा घंटा समय बच रहा है ना। अभी 2.5 घंटा ही पढ़े आप, आधा घंटा जब बच रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, पीछे का ही उसी में कुछ रिवीजन कर लें या फिर रिलैक्स कर लें थोड़ा सा। अगर आपको लगे कि माइंड वो हो रहा है, मतलब कि बोझ भारी टाइप का, बोरिंग टाइप का, तो थोड़ा सा आराम कर लें। बोरिंग टाइप तभी लगता है जब हम किसी भी काम को ढोते हैं। जब आप एक सीरियस बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की पाने की चाह हो जाती है तो उसको पाने के लिए आपको बोरिंग नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करने के लिए करना पड़ता है, जिसके लिए टाइम का पता ही नहीं चलता। आप जब पढ़ेंगे ना, आपको ऐसे काम देखना, आपको जो करते होंगे कुछ ऐसा आपका फेवर काम होगा, बहुत अच्छा आपको बहुत ही पसंद होगा। अगर उस काम को आप करते हैं तो देखना वहाँ पर टाइम कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है ना। तो इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो बोरिंग फील नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 घंटा दे दिया। जब उसके बाद हम 12 से लेकर के 2:30 बजे तक खाना पीना खाएं। अगर आप लॉज में रहते हैं तो खाना पीना भी बनाना है, नहाना भी है ना, खाना भी है, तो और थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, यानी सोना भी। तो इस तरह से हमने 2:30 तक आपको रेस्ट में डाल दिया, है ना। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप रेस्ट करो,
है ना। 3 बजे से 6 बजे तक फिर आप पढ़ो। 3 बजे से 6 बजे तक क्या पढ़ना है, अभी आपका सारे जीके वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, पॉलिटिकल रखा हुआ है, हिस्ट्री रखा हुआ है, ज्योग्राफी रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स रखा हुआ है। इसको हमने 30-30 मिनट डिवाइड किया था, तो 2 घंटा 30 मिनट जा रहे हैं। तो 2 घंटा 30 मिनट में हमने क्या पढ़ा, सारे जो जीके वाला पोर्सन है हमने उसका टोटल उसको हमने पढ़ लिया। अब 30 मिनट में जितना आप पढ़ सकते हो, आप हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक निकालते हैं 30 मिनट में आप जितना पढ़ पाते हैं उतना ही पढ़िए। केमिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का निकालते हैं 30 मिनट में आप जितना पढ़ पाते हैं उतना ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि 30 मिनट समय है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उसके चक्कर में क्या करें, रटना चालू कर दे, तो फिर आपका माइंड दर्द देने लगेगा और पता चलेगा हम पढ़ नहीं पाए। ऐसा नहीं करना है, उसको समझना है, टॉपिक वाइज करना है। क्योंकि देखो, अगर आप इस तरह कंटिन्यू लगे रहोगे ना, तो हमने कहा था आपको मैथ डेली 1 घंटा पढ़ना है। अगर आप इनिशियल स्टूडेंट है, आपको पढ़ेंगे मैथ डेली 1 घंटा, लेकिन जो आप थोड़ा सा तैयारी कर चुके हैं, जो अच्छा जिसका तैयारी अच्छा हो चुका है, उसको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस सप्ताह में 1 दिन पलटाएंगे, वो जो लाल लाल घोड़ा उसको जो सर्कल बनाए थे आप, जो आपको डिफिकल्ट डाल रहा था, उस पर वो नज़र डालेगा। वो प्रोसेस हमारे अंदर है या हम भूल गए, या एक बार शुरू से लेकर के कोई चैप्टर उठाया, जैसे CI निकाला, एक बार 1 से लेकर के अगर 70 सवाल है, 1 से लेकर के 70 तक में वो पढ़ते जाएगा। जहाँ सवाल में उसको थोड़ा भी फॉल्ट लगेगा कि ये हमें प्रॉब्लम डाल रहे हैं, तो वो उस सवाल को बनाता है ना। तो ये जो होते हैं, एक वो तरीका होता है पढ़ने का, स्मार्ट तरीका होता है, जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। अब देखो, डेली आपको मैथ पढ़ना है नहीं। अगर आप बहुत ही अच्छा मैथ में कर रहे हैं, तो सप्ताह में 1 दिन मैथ को पलटा लिए, या जो आप क्लास में पढ़े थे उसके थ्योरी को एक बार पलटा के खोल के देख लिए। ये चीज़ जो है एक सबसे अच्छा तरीका है ना। तो देखो, 1 घंटा आप मैथ को डेली दे रहे थे, अभी वहाँ पर हमारा समय बचा ना, अब वो समय कहाँ जाएगा, आप समय बढ़ा दो, इधर हिस्ट्री में बढ़ा दो, पॉलिटिकल साइंस में बढ़ा दो, ज्योग्राफी में बढ़ा दो, यहाँ पर समय लगा दो। आप डेली 30 मिनट रीजनिंग पढ़ रहे थे, वो समय वहाँ से निकाल के इधर कहीं डाल दो आप, है ना। ये चीज़ से ऐसे जब पढ़ते हैं तभी आपका जो है एक, वो बोलते हैं ना, हजारों की भीड़ में से आप अलग हो पाते हैं। अलग करने के लिए अलग सोचना भी पड़ता है ना। उसके बाद देखो, 6 बजे तक आपने ये सब सारा चीज़ जी के पोर्शन पढ़ लिया। उसके बाद 6 से 8 अगर आप लॉज में रहते हैं या कहीं ऐसे रहते हैं जहाँ 2-4 दोस्त मिल कर तैयारी कर रहे हैं, तो आप ओरल भी करो। ओरल मतलब मौखिक भी करो। मौखिक मतलब जो आपने सुबह में पढ़ा है, जो दिन भर पढ़ा है, सारे सिलेबस ऐसा करो, सारे दोस्त जो है एक टॉपिक बांध लो, एक वो रूटीन बांध लो कि चलो आज हिस्ट्री पढ़ना है, आज ये पोर्शन आधा घंटा पढ़ना है, तुम भी यही पढ़ो। पॉलिटिकल पढ़ेंगे आधा घंटा, हम भी यही पढ़ रहे हैं, तुम भी यही पढ़ो। यही दोनों चीज़ हम दोनों चारों मिलकर पढ़ते हैं। फिर शाम में पूछा पूछी करेंगे, यानी ओरल करेंगे, यानी मौखिक करेंगे। तो शाम में वही टॉपिक से फिर क्वेश्चन किया जाएगा। इससे क्या हुआ, हमने पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा, शाम में 2 घंटा में सारा रिविजन हो गया। इस तरह से करो आप। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, अगर आप अकेले रहते हो या घर में रहते हो, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आप ऐसा करो, अगर आप इनिशियल स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा नहीं करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर आप कंपटीशन में अच्छा दिन दे चुके हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, तो आप एक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जो भी सुविधा हो रहा है आपको, टेस्ट लगाओ। टेस्ट में आपको जो है आराम से जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद उसको जो है आप काउंट करो, उसमें क्या सही क्या गलत हुआ इस पर आप देखो। और सबसे बड़ी बात यह है, टेस्ट लगा के हम लोग गलती कर देते हैं कि जब हम उसको सिर्फ मिला के छोड़ देते हैं। जैसे अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को आप टेस्ट लगाया, उसमें से 50 नंबर या 60 नंबर आया या 70 नंबर आया आपको, तो 70 या 60 या 50 वो तो आप जान रहे थे, तो आप उसको सिक्योर कर लिए। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन छोड़ दिया वो आप नहीं जान रहे, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप कन्फ्यूजन में थे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उसको देखना सबसे बड़ी बात है। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आप टेस्ट नहीं लगाएं। एक तरह समझो कि आप जो पढ़े थे, जो जान रहे थे, बस उसका सिर्फ रिवीजन हुआ। टेस्ट लगाने का मतलब होता है जो नहीं जान रहा है उसको भी आपको ज्ञान करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे 70 क्वेश्चन किया, अगर 30 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं या गलत हो गया किसी कारण से, उस 30 को भी सिक्योर करो। उसके लिए जाओ, वहाँ पर देखो, उसका वहाँ पर पूरा डिटेल में दिया रहता है। डिटेल सहित सोल्यूशन में जाकर के पढ़ो, उसको पढ़ो। उसी से फिर देखो, आपका कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, उसी में कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, कुछ पॉलिटिकल साइंस का होगा, कुछ ज्योग्राफी का होगा। इस तरह से वहाँ पर आप जब फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते थे, सिलेबस में थ्योरी पढ़ते थे, तो वही से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पर पढ़ते थे, हो सकता है आप भूल गए होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिविजन हो गया, है ना। या कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर टेस्ट में सोल्यूशन पर जब गए, कुछ क्वेश्चन हमको नया मिला, तो हो सकता है कभी हम बुक पलटाएंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा, तो वहाँ रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट में इस तरह से क्वेश्चन को सिक्योर किया जाता है, यानी कि अपना नंबर बढ़ा सकते हैं आप। और अगर आप
न्यू स्टूडेंट है, हम इसलिए टेस्ट लगाने नहीं बोल रहे हैं। इस टेस्ट में अगर आप बढ़िया कोई पब्लिकेशन करेंगे तब तो ठीक है। अगर जैसे स्पार्क में बहुत सारा क्वेश्चन गलत रहता है, उसका आंसर जो मिस प्रिंट रहता है, मतलब रॉन्ग ले लिया रहता है ना, तो आपको इनिशियल स्टूडेंट है, आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी जीके का क्वेश्चन या पॉलिटिकल या हिस्ट्री का या आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसका आंसर गलत ले लिया और आप गलत ही पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो फिर वहाँ पर दिक्कत है। वहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो भी अगर आपको डाउट्स लगे, थोड़ा सा भी इधर उधर लगे, आप बगल में बुक रखो, बुक को पलटा करके थोड़ा समय लगेगा, मिलाओ उसको, खोजो उसको, ढूंढो उसको, देखो, ये आप कर सकते हैं। और इनिशियल स्टूडेंट जो जिसको टेस्ट में 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर आता है, वो टेस्ट मत लगाओ, उसको सीधा पढ़ो, है ना। अगर 1 से लेकर 25 तक में उसमें मैथ है और आप फिर भी 1 से 100 तक क्वेश्चन में आप 20 नंबर लाते हैं, इसका मतलब आप कहीं कहीं कुछ भी नहीं जान रहे हैं। सीधा सीधा बोलो तो कुछ भी नहीं जान रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उसको आपको 1 से लेकर 25 तक में मैथ बनाओ, टेस्ट को निकालो, मैथ बनाओ। उसका आंसर नहीं जान रहे हो तो सोल्यूशन पे जाओ, सोल्यूशन पे जाओ, देखो कैसे बनाया उसने, है ना। यहाँ से आपने कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं, 25 मैथ में 15 मैथ आप नहीं जान रहे, तो 15 मैथ नया सीख लिए। जीके का क्वेश्चन अगर संभव 15-25 में, उधर 75 बन जाए, 75 में से 25 रीजनिंग निकालो, रीजनिंग में बहुत आप कुछ नया सीख लिए, बहुत सीखेंगे नया। 25-25-50 निकालें, उसके बाद अभी 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में जीके और जीएस दोनों है। जीके जीएस में आप सीधा पढ़ो, जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे थे, अभी तक बुक पढ़ रहे थे, वैसे उसको पढ़ो, वर्बली पढ़ो। आपको रंगना नहीं है, रंगने में समय लगता है, इसलिए रंगने में नहीं बोल रहे हैं ना। 1 से 100 क्वेश्चन रंगने में आपको 60 मिनट लगेगा, 70 मिनट लगेगा, समझो। ऐसे ऐसे गोल 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 बनाना है, इससे अच्छा मत बनाओ, क्योंकि आपका 10 नंबर 20 नंबर आ रहे हैं, वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। उससे अच्छा है कि आप पढ़ लो। 50 क्वेश्चन ऐसे जीके जीएस है, जीके जीएस पे आप आराम से काम करो, उसको पढ़ो क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन वाइज चूज करो। उसको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा था सीधा डिटेल पे जाओ, आंसर पे, और उसका जो आंसर रहता है एज का, उस पर मत जाओ, डिटेल पे जाओ। डिटेल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखना उसका तो आंसर है ही, उसके अलावा 4 5 6 क्वेश्चन और उसमें जुड़ा हुआ है। वो जब पढ़ेंगे आप तो आपको देखेंगे वहाँ पर आपको कुछ बहुत कुछ नया देखने के लिए मिला। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी किया जाता है, ठीक है ना। ये टेस्ट लगाने का बात था, ठीक है। अब ये टेस्ट ये उस कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करते हैं। जैसे कि आप पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, आप कुछ अलग से कुछ नया नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन पढ़ाई के साथ अलावे और कोई काम करते हैं, ऐसे काम जो आपका पढ़ाई से उसका लेना देना है नहीं, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो उस कैंडिडेट को अगर आपके पास 5 घंटा है, हमने पढ़ने का जो तरीका बताएं, टोटल जो टाइम दिए आपको 7 घंटा 15 मिनट, टोटल 7 घंटा 15 मिनट या 7.5 घंटा आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा काम करते हैं, फिर भी आप 4 घंटा तो डेली आपके पास समय होगा। 4 घंटा में आपको 1 घंटा मैथ डेली पढ़ना है और रीजनिंग आधा घंटा, है ना। 4 घंटा अगर आपके पास समय है तो 1 घंटा मैथ और 30 मिनट रीजनिंग, यानी कि 1.5 घंटा आपको निकाल गया। आप बचा कितना, 2.5 घंटा बचा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट बचा। 2 घंटा 30 मिनट में अगर आप रेलवे में एएलपी में आना चाहते हैं तो 1 घंटा फिजिक्स डेली पढ़ो। हमने क्या कहा, मैथ पढ़ा, आपने रीजनिंग पढ़ा, 1 घंटा डेली फिजिक्स पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद करंट, 1 घंटा डेली फिजिक्स पढ़ दिए, अभी भी आपके पास 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा में 45 मिनट करंट पढ़ो। 45 मिनट करंट पढ़ा, फिर भी अभी तक आपके पास 45 मिनट है। 45 मिनट में क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा केमिस्ट्री देख लो, थोड़ा बायो देख लो, केमिस्ट्री बायो देख लो, ठीक है ना। इस तरह से आप पढ़ो, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। हाँ, अगर आप एलपी में आना चाहते हैं तो आप ध्यान उससे सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथ रीजनिंग केमिस्ट्री, मैथ रीजनिंग और फिजिक्स ये पढ़ना अति आवश्यक है। और करंट अफेयर, 45 मिनट डेली पढ़ो, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है 15 12 13 इस तरह पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको नंबर सिक्योर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब 15 में 13 कर पाएंगे, 12 कर पाएंगे। इसीलिए करंट डे जैसे हम पढ़ने बताएं वैसे आपको पढ़ना है ना। अगर 5 घंटा समय है तो जैसे अभी हम बताए हैं वैसे आप खुद को एडजस्ट करो। और दूसरा बात ये हो जाता है, आज के समय में मोबाइल आपके पास में है, मोबाइल आपके पास में, और मोबाइल में ही सब कुछ है। तो मोबाइल में कई ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स है, कई सारे ऐसे पीडीएफ्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको पढ़ने का सुविधा प्रदान करता है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई करने के लिए एक रूम चाहिए या फिर आपको किताब कॉपी आगे चाहिए। कहीं भी हैं आप, अगर आधा घंटा 20 मिनट आपको समय मिल रहा है, जहां आप शॉर्ट्स देखने लगते हैं, वीडियोज देखने लगते हैं, वहां पर आप सीधा करो, उस ऐप्स पे जाओ जहां आपको पढ़ने की सुविधा प्रदान है, या मोबाइल में फोटो खींच कर रखो, वहां पर आप पढ़ लो। 20 मिनट मिला ना, 20 मिनट में बहुत कुछ पढ़ लेंगे आप। इस तरह से आप 2024 में सीरियस हो जाओ। अगर 2024 में आप सीरियस नहीं हो गए, आने वाले वैकेंसी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। और आप यही माइंड सेट कर लेना कि अब यहाँ कुछ नहीं है, निकल जाना ही बेहतर है।
उम्र भी बेकार जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ से निकलना ही अच्छी बात है। ऐसे दोस्तों, मेरे दोस्त, ऐसे काम करो, आपका जरूर एग्जाम निकलेगा, जरूर वैकेंसी निकलेगा। और बहुत ही सीरियस तरीके से काम करो। कर्म प्रधान विश्व क्रिया का जो जस करे सो तस फल चाखा, यानी कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप वैसा करो जैसा आप बनना चाहते हो। माइंड वही बनना चाहता है जो आप सोचते हैं माइंड को, जो आप देते हैं माइंड को। और वैसा जब आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए लगनशीलता के साथ, एकदम जोश के साथ काम करो। जो हो गया सो भूल जाओ, आज से अभी से कंटिन्यू हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।